हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग अपना नया टॉपिक करने वाले हैं पॉलिटी का। और दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। एक तो है DPSP और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखते हैं। तो DPSP को बोरो किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे फंडामेंटल राइट को बोरो किया गया था फ्रॉम USA कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंटेंट है आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में। अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में रिकॉल करें तो दीज वर कंटेंट इन दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में। देन इसके बाद से हमारे स्टार्ट होते हैं DPSP यानी कि ये पार्ट नंबर 4 होगा और आर्टिकल नंबर 36 होगा एंड इट विल गो ऑन अंटिल आर्टिकल नंबर 51। इट इज़ यूज टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ एनी लॉ। अब ये है क्या DPSP? तो DPSP आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि कुछ करने को बोला जा रहा है, ठीक है, कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। किससे बोला जा रहा है? स्टेट को बोला जा रहा है। नो व्हाट इज स्टेट विल डिस्कस, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि कुछ करने से मना किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे फंडामेंटल राइट्स में आप आर्टिकल 15 को रिकॉल करिए। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि स्टेट को, राज्य को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। यानी आर्टिकल नंबर 15 में कुछ करने से मना किया जा रहा था। यानी फंडामेंटल राइट्स जो थे, जो ये मौलिक अधिकार थे, ये नेगेटिव भी, मतलब कुछ पॉजिटिव भी है लेकिन मोस्टली नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को ये नहीं करना है। एंड फंडामेंटल राइट सीक टू एस्टैब्लिश political democracy, but DPSP on the other hand they seek to establish social and economic democracy। किस तरह से वो भी अभी देखेंगे। ओके, तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए, यानी कि स्टेट को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको लेके, यानी कुछ लोग अपनी कमेंट्री करते रहते हैं, तो उन्होंने कमेंट्री करी। जैसे अम्बेडकर जी ने बोला इनको नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नवीन विशेषताएं ये संविधान की। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इनको अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल राइट को एक साथ बोला कंसियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो खैर हम पहले देख चुके हैं। एंड प्रोफेसर KT शाह ने इसको बोला DPSP आर लाइक चेक ऑन बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। मीनिंग इसका ये है कि अभी हम जब आर्टिकल नंबर 37 पढ़ेंगे, यानी कि 36 के बाद 37, तो हम ये पाएंगे कि द प्रोविजंस कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दे आर बिकॉज नॉन जस्टिसेबल, वाद योग्य नहीं है। यानी कि इनमें जो भी, क्योंकि ये राइट्स ही हैं, DPSP ना राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट अलग है। ये DPSP जो राइट हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा राइट जो हमें मिले हुए हैं, जो स्टेट को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि हमारे स्टेट के पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे एकदम इंस्टेंटली। लेकिन हम ये लेकिन स्टेट को स्ट्राइव करना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आगे लोगों को दे। ओके, तो नॉन जस्टिसेबल यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं इनके डिमांड करते हुए कि ये DPSP में लिखा हुआ है राइट और ये तो हमें मिला ही नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है कि ये चेक हैं, ऐसा चेक, ठीक है, ये वाला चेक नहीं, ये वाला चेक, ऐसा चेक है कि भाई वो बैंक के हिसाब से बैंक अगर मन होगा तो वो पे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिंपल, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी दीज आर नॉन जस्टिसेबल, जो कि हमें आर्टिकल नंबर 37 से भी पता चलता है। आर्टिकल नंबर 36 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है ऑफ द टर्म स्टेट, ठीक है, और ये सेम है एज कंटेन इन दी पार्ट 3 आर्टिकल नंबर जो 12 में जो स्टेट का मीनिंग लिखा हुआ है, वही सेम स्टेट का मतलब आर्टिकल नंबर 36 में भी बताया गया। दैट मीन्स पार्ट नंबर 4 में भी वही स्टेट का मीनिंग है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और जो भी आपकी गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ हैं और जो भी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सारी स्टेट के अंडर में आती हैं। देन एक्चुअल में जो आपके स्टार्ट होते हैं DPSP वो 38 आर्टिकल से होते हैं। जिस तरह से 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, 14 से स्टार्ट थी, उसी तरह सेम यहाँ 36 में स्टेट की डेफिनेशन और 37 में लिखा है कि दे आर नॉन जस्टिसेबल। देन 38 से एक्चुअल में DPSP स्टार्ट है। 38 में लिखा हुआ द स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, ठीक है, द स्टेट, इस तरह से याद रखो तुम, ठीक है, द स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का भला करना। एक चीज़ और यहाँ पे कमेंट में ही नोट करेंगे, स्टेटमेंट में ही, ठीक है, जो कुछ कमेंट्री करी गई थी। अम्बेडकर जी ने बोला था दे रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, किसको? वॉइस रॉय को, ठीक है, वॉइस रॉय को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसी से रिजेंबल करते हैं। एंड दे सीक टू स्टैब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बता चुका हूँ, और
ये वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, लोक हितकारी राज्य। उसी की चर्चा आर्टिकल नंबर 38 में कही गई है। द स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर स्टेट बनाना एक गोल है डीपीएसपी का। द स्टेट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल नंबर 38 में बाद में जोड़ा गया था 1978 में बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये हम पढ़ चुके हैं कि 44th अमेंडमेंट से और क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड इट वाज एडेड इन द पार्ट नंबर 12 इन आर्टिकल नंबर 300A। और कौन सा कोर्ट है जो लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है, ये आप बताएंगे। तो स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये आर्टिकल 38 का क्लॉज नंबर 1 है जो पहले से ही था। देन इसमें क्लॉज 2 बाद में ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट से कि स्टेट को इनइक्वालिटी यानी कि जो विषमताएं हैं उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना है इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी में। अब आते हैं 39 पे। 39 टोटल 6 क्लॉज से बना हुआ है। 39 क्लॉज A, B, C, D, E और F। ओके, अब हमें याद कैसे रखना है वो ध्यान से सुनिए। तो इसको हम याद करते हैं, जो लोग पहले पढ़े उन्हें पता होगा, मैंने LDC गोज़ टू PHC से याद करवाया है। ठीक है, L से है लाइवलीहुड, D से है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यहाँ लिखा नहीं है, पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है देखो D। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, तो जो भी रिसोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी में। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम आज़ाद हुए तो ज़मींदारों के पास बहुत बड़ा पार्ट ऑफ लैंड था। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, उसको लेके उसको लोगों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। और जब राइट टू प्रॉपर्टी इसके आड़े आ गया था, अगर आपको याद हो, जब पता नहीं अभी, अच्छा आई थिंक नहीं बताया, आज देखेंगे। तो जैसे कि कुछ लोग गए, जैसे कि गोलकनाथ, ठीक है, केशवानंदा भारती, अपने हो सकता है नाम सुने हो, तो ये लोग कोर्ट गए थे। ठीक है, और कोर्ट ने भाई मना कर दिया, कोर्ट ने इनको ऊपर रखा क्योंकि उन्होंने बोला ये तो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है आर्टिकल नंबर 31 के तहत, क्योंकि तब उस समय फंडामेंटल राइट होता था। लेकिन सरकार ने बोला बाद में कि भाई आर्टिकल नंबर 39B और C ऊपर है। पूरी कहानी आज मैं आपको समझाऊंगा। ओके, 39C, ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो वेल्थ है, जो पूंजी है, वो सिर्फ कुछ ही हाथों में ना चली जाए। अगेन ये भी वही सेम चीज़ है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम चलो प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने कोर्ट ने बोला कि ठीक है प्रॉपर्टी छीन रहे हो तो मुआवजा दे दो, तो सरकार ने बोला भाई मुआवजा दे देंगे तो बात तो वही हुई ना, तो अभी प्रॉपर्टी उनके हाथ में सारी, फिर वेल्थ उनके सारी हाथ में चली जाएगी, तो वो भी नहीं होने देना है। तो 39B और C को फिर ऊपर रखा गया था फंडामेंटल राइट से, वो भी देखेंगे। ठीक है, D में है, P से है पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वेमेन, यानी कि पुरुष और महिला के लिए समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, तो P से पे हो जाएगा। H से हेल्थ है, हेल्थ और एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स आर नॉट अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर दी एवोकेशंस अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, यानी कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ जो वर्कर है उसको प्रोटेक्ट करना है। मजबूरी में आदमी काम करता है कई बार बहुत ज़्यादा एज में, लेकिन उनकी एज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, 39 क्लॉज F जो सबसे आखिरी C से चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, यानी बच्चे हेल्दी मैनर में डेवलप हों, इसकी अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करनी है। क्लियर है, LDC गोज़ टू PHC, लेट अस रिवाइज इट क्विकली। L से है लाइवलीहुड को इंश्योर करना है, D से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, C से है प्रिवेंट करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को, देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वेमेन, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, और जो चिल्ड्रन है उनका जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना है। देन आते हैं 39A पे, इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, वैसे मैं आपको लास्ट में समराइज कर दूंगा कौन सी DPSP को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो 39A में है फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी जो गरीब हैं वो वकील तो कर नहीं सकते, अगर उनका कोई केस है तो उनको मुफ्त विधिक सहायता देनी है। 40, और इसको याद कैसे करना है ऑर्डर में वो भी अभी बता दूंगा, बस एक एक करके अभी समझते हैं। जो 40 में लिखा हुआ है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है और उनको सूटेबल पावर और अथॉरिटी देनी है सो दैट वो एज अ सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन कर सकें। ठीक है, मतलब वो अपने आप से फंक्शन कर सके, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो फंड्स के लिए, तो उन्हें वो पावर और अथॉरिटी देनी है पंचायत। ठीक है, देन 41 में अगर बात करेंगे तो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस है। 3 चीज़ों के अधिकार दिए हुए हैं, एक तो काम का, एक शिक्षा का और एक पब्लिक असिस्टेंस का 41 में। ओके, देन आते हैं इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। 42, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर एंड मैटर्निटी रिलीफ। मैटर्निटी रिलीफ क्या होता है, तो जब
कोई वेमेन प्रेग्नेंट होती है, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे उनको छुट्टी देनी है और पैसा नहीं काटना है। इंडिया में भी ये 26 हफ्तों तक चलती है, दो बच्चों के लिए, फिर कम हो जाती है तीसरे बच्चे से, ठीक है। तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन यानी कि जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी एयर कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदी कंडीशन में काम कर रहे हैं, ओके। 43 सिक्योर लिविंग वेज यानी कि रहने योग्य, मतलब उनका जीवन यापन चल सके उतना तो भत्ता देना ही, उतनी जीविका उनको देनी है ताकि उनका जीवन चल सके। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है सो दैट वो फुल एंजॉय कर सके अपने सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को। कई बार क्या होता है इस तरह से पूछ लेता है, अब एसएससी में तो नहीं लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये करता है, हो सकता है एसएससी में भी करने लगे कि वो जरूरी नहीं कि सिक्योर लिविंग वेज लिखे, वो सिर्फ इतनी चीज़ लिख देगा और आपको पहचानना पड़ेगा फुल एंजॉयमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, जरूरी नहीं कि पूरा ही वो लिखेगा, ठीक है। तो एंड 44, तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो जो अभी हमने पढ़े। एक यहाँ पर मिसिंग है एंड दैट इज़ 43, ओके ठीक है लिखा है 43A, द स्टेट शैल सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि जो श्रमिक हैं उनकी भागीदारी हो, किस में, उनकी भागीदारी हो कारखाने को या फिर जो इंडस्ट्री वगैरह है उसके मैनेजमेंट में। कोई डिसीजन लेना है तो उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए अगर इंडस्ट्री को लेकर कोई भी डिसीजन हो, और इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं सो दैट वहाँ पर श्रमिकों की भागीदारी को भी इंश्योर किया जा सके। इसको भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। अब यहाँ पर हम एक स्टोरी के थ्रू सारी चीज़ें याद करते हैं, ओके। तो यहाँ पर वेलफेयर करने के लिए एक लोअर डिवीजन क्लर्क पब्लिक हेल्थ सेंटर में जो कि काम करता है वो निकला। उसने सबसे पहले तो किया लोगों के जो चल रहे थे झगड़े वगैरह कोर्ट में उसको सुलझाया, कैसे, उनको फ्री लीगल एड, मुफ्त विधिक सहायता देके। उसके बाद सब क्योंकि गांव से थे, पुअर थे, तो उनको गांव में ले गया और पंचायत बुलाई उसने कि पहले तो पंचायत बैठे, फिर उनको काम करने का अधिकार दिया, राइट टू वर्क दिया, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस दिया, ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या किया, इंश्योर किया कि भाई जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर ठीक ठाक कंडीशन भी हो, वो भी उसने इंश्योर किया। ऐसा नहीं कि भाई गंदी कंडीशन में वर्क कर रहे हैं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, और साथ ही साथ जो लेडीज़ हैं उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान होना चाहिए। देन उसके बाद उसने क्या किया, रहने योग्य भत्ता लोगों को सिक्योर किया, लिविंग वेज, और फिर उसने इंश्योर कर दिया क्या कि भाई अब हम हमेशा तो सारी चीज़ें नहीं करते रहेंगे, तो इसलिए ऐसा करते हैं वर्कर्स को ही ऐसा कर देते हैं कि वर्कर्स को ही उनका पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर देते हैं इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, यानी कि श्रमिकों की भागीदारी बढ़ा देते हैं इंडस्ट्री को मैनेज करने में। तो पार्टिसिपेशन ऑफ, उससे क्या होगा, उसको बार बार खुद से नहीं देखना पड़ेगा, वर्कर्स अपने डिसीजन खुद से ले पाएंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। सिंपल याद हो गया, ख़त्म हो गया। ये आर्टिकल नंबर क्या है, ये आर्टिकल नंबर 38 है, ये 39 है, 39 क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सी, डी, ई, एफ सब देख चुके हैं। 40, एक सेकेंड 39A, 40, 41, 42, 43 से ख़त्म, याद हो गए सारे 43 तक। अब 44 पे आ जाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है ये। स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता जिसको बोलते हैं, ऐसे याद करो, समान 4 और 4 कितने समान लग रहे हैं, यूनिफॉर्म लग रहे हैं, समान आचार संहिता। पहला स्टेट कौन है, गोवा है जिसने कि इसको इम्प्लीमेंट किया। दूसरा स्टेट कौन है, उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। पहले 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले 2002 से पहले इसमें वही था जो आर्टिकल नंबर 21A में है अभी, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 ने क्या किया, इस अमेंडमेंट ने ये काम किया कि भाई इस पर्टिकुलर पार्ट को रिस्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ से उठा के आर्टिकल नंबर 21A में डाल दिया और इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। अर्ली चाइल्डहुड केयर से 6 से 14 साल तक था पहले, उसको डाल दिया 21A में, और 0 से 6 तक कर दिया 45 में, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर। जो आंगनवाड़ी चलती हैं वो सब इसी DPSP को फुलफिल कर रही होती हैं। 46 स्टेट शैल प्रोवाइड स्पेशल केयर फॉर ऑन द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर SCs एंड STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि स्टेट को स्पेशल केयर देनी है एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यानी दलितों के लिए काम करना है। 47 उनके ऐसे याद कर लो, द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन बढ़ाना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है उनका, ठीक है। और इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स और ड्रग्स का कंजम्पशन कम करना है, ख़त्म करना है,
ठीक है, इन सब चीज़ों का कंजम्पशन प्रोहिबिट करना है। देन आते हैं 48 पे। 48 बात करता है स्टेट शैल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, यानी कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है साइंटिफिक लाइंस में। साइंटिफिक लाइन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है ना, ऐसा नहीं कि फावड़ा और खुरपी पे लेके लगे हुए, साइंटिफिक लाइंस में हमें सारी चीज़ों को प्रमोट करना है सो दैट प्रोडक्शन हमारा बढ़े। ठीक है, 48A में दिया हुआ स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। और 49 में लिखा है कि हमें नहीं मतलब स्टेट को प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब जो हैं ये हमें प्रोटेक्ट करने हैं क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स, प्लेस ये इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। अब चलो इसको भी याद कर लेते हैं। ओके, कैसे याद करेंगे? तो 44 तो हमने देख लिया था, ये यूनिफॉर्म है, तो ये तो इसको मतलब कि अलग से याद हो गया कि भाई 4 और 4 यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा। अब वो एलडीसी बच्चों के लिए कुछ करने के लिए निकला। ठीक है, किसके लिए? बच्चों के केयर करने के लिए निकला वो। ठीक है, वर्कर्स के लिए उनको सब दिला दिया काम करने का अधिकार, अच्छी कंडीशन दिला दी उनको काम जहाँ काम कर रहे हैं, प्लस उनका पार्टिसिपेशन में इंश्योर करके निकला। ठीक है, बच्चों की मदद कर, जो छोटे बच्चों की मदद करने के लिए। लेकिन उसने पाया कि जो छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, जो खासकर जो दलित हैं, उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो उनका उत्थान कैसे करना है? पहले तो ये जो उनका लेवल ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसको रेज़ करना है, और जो ये इंटॉक्सिकेंट वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में यही होता है, ऐसे याद कर लो, गांव में यही होता है, न्यूट्रिशन बड़ा उतना अच्छा नहीं होता न्यूट्रिशन। ठीक है, और इंटॉक्सिकेंट जो है बहुत कंजम्पशन करते हैं लोग वहाँ पर, ये जो मदिरा का सेवन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेंट न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना, इंटॉक्सिकेंट घटाना है। ठीक है, इनका कंजम्पशन। अब ये नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे? कुछ तो पिएंगे। तो इसके लिए एग्रीकल्चर पहले तो करो, एग्रीकल्चर से न्यूट्रिशन बढ़ेगा। ठीक है, जो और एनिमल हस्बेंड्री करो, एनिमल्स क्या कर देंगे? वो दूध वगैरह देंगे। तो इंटॉक्सिकेंट नहीं पिएंगे तो फिर दूध पिएंगे। ओके, फिर अब दूध पिला दिया, कुछ करवाओ भी तो करवा लेते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवा लेते हैं, मॉन्यूमेंट्स और जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस उनको प्रोटेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो बस याद हो गया। आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, ख़त्म। 2 और बचे हैं, 50 और 51। तो 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ, कि भाई स्टेट को सेपरेट करना है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें कि लेजिस्लेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशरी आता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का सेपरेशन है, लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है इंडिया में, लाइक यूएसए। हमारे ऐसा नहीं है, यूएसए में है। ठीक है, लेकिन वही है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम को सेपरेट करना है, सो दैट जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर ना करे और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, वैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में तो इंटरफेयर नहीं करती है, इट इज़ जनरली जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर करती है। आर्टिकल 51 ये क्या है? प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रमोट करना है और अच्छे संबंध रखने हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ। याद कैसे रखना है? शांति का पाठ करना है 51 बार, या 51 रुपये चढ़ा के हमने शांति का मन में शांति का क्या किया? भगवान से वो रखा। ठीक है, कि भगवान, ये भगवान मन में शांति रहे, और उसके लिए 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया। ठीक है, खत्म हो गया सारे, कुछ बचा नहीं? बचा एक चीज़ बची, एंड दैट इज़ कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, जितने भी डीपीएसपी हैं उनको हम बाइफरकेट करते हैं 3 टाइप ऑफ डीपीएसपीज में। ठीक है, कैसे? एक को बोलते हैं सोशलिस्टिक डीपीएसपी, एक को बोलते हैं गांधीयन डीपीएसपी, और एक को बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी। ये बाइफर्केशन इट इज़ मेंशन्ड नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बाइफर्केशन बता रहा हूँ। तो फिर ये हमने अपने हिसाब से कर रखा है कि भाई ये जो डीपीएसपी है, फॉर एग्जांपल पंचायत वाली, ये गांधीयन है। क्यों? क्योंकि गांधी जी बोलते थे एससी एसटी का उत्थान करना है, ये गांधी जी बोलते थे, उनको हरिजन वगैरह बोलते थे, तो गांधी जी का ये मेन एम था। ठीक है, उनके लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, और काऊ का स्लॉटर नहीं होने देना। इसी में है काऊ का स्लॉटर वाला भी, कि काऊ जो ये जो होते हैं, ठीक है, कसाई खानन में जो मारा जाता है काऊ, गाय वगैरह को, वो नहीं करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसको प्रमोट करना है। ये सब गांधी जी के विजन थे।
ओके। एक आर्टिकल मिस हो गया यार यहाँ पर, आई थिंक ये वाला 43B, स्टेट शैल प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सहकारी समितियाँ होती हैं जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और अपने पैसे को पूल करते हैं और कुछ एक साथ मिल के करते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, आर्टिकल को 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 से जोड़ा गया था। दिस अमेंडमेंट इज़ ओनली रिलेटेड टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जब भी कोई भी अमेंडमेंट पूछे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके तो 97th अमेंडमेंट ही होगा। जैसे कि इस अमेंडमेंट ने पार्ट नंबर 9B ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ एसोसिएटेड विद दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाएगा। ओके तो जो गांधी जी चाहते थे सोशलिस्टिक में, जो भी वर्कर को लेके जो भी चीज़ थी, जो भी मैंने आपको बताया था, बीट आर्टिकल नंबर 39, ठीक है, 39A, ठीक है, देन आपका 41, 42, 43, 43A, ये सब इसी में आएंगे। लिबरल इंटेलेक्चुअल में 44, ठीक है, लिबरल रहना है, ठीक है, सबको एक समान कानून लागू होना चाहिए, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 50 ले लो, ठीक है, 48A ले लो, एनवायरनमेंट वाली, मॉन्यूमेंट वाली ले लो, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ले लो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ले लो, ये सब लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल होंगे। बाकी ये सब आपके सोशलिस्टिक होंगे, बाकी ये सब आपके गांधीयन होंगे। ठीक है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन सा गांधीयन जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो। सोशलिस्टिक जो समाजवाद को प्रमोट करे, जहाँ पर इनइक्वालिटी को कम करने की बात करी जाती है, लोगों में जो है वर्कर्स की जो हक की बात है वो करी जाती है, तो वो सोशलिस्टिक डीपीएसपी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होती हैं। एंड वन थिंग, चलो ठीक हो तो कर ही चुके हैं। बाकी अब हम आते हैं, ये हिंदी में रहा आपका, कि इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट ऊपर है कि डीपीएसपी ऊपर है। इसके पीछे का अगर मैं पूरी आपको हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री समझाऊँ तो ब्रीफ हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। काफ़ी सारे केसेस हुए, जैसे कि मैंने आपको कल, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, बताया था कि नहीं, चंपकम दोराई राजन केस। चंपकम दोराई राजन केस ये हुआ था 1951 में। मैंने आपको हाँ ये बताया था, चंपकम दोराई राजन एक ब्राह्मण गर्ल थी, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया SC/ST को। तो शी अप्रोच्ड दी सुप्रीम कोर्ट कि ये तो मेरे आर्टिकल 15 का वॉल्यूशन है, जहाँ पर स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है वो तो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, लेकिन जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने बोला यार हम तो, जो अभी आप बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 46, जहाँ पे SC/ST के जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रमोट करने की बात कही जा रही है, उनका उत्थान की बात किया जा रहा है, तो हम तो उसको वो कर रहे थे, हम तो उसको लागू कर रहे थे, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, एक बात है आपको ध्यान रखना है, ये लिखा था चंपकम दोराई राजन कि भाई फंडामेंटल राइट ऊपर है, डीपीएसपी नीचे है, दोनों को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अगर दोनों क्लैश हो जाएंगे तो भाई आपको ऊपर रखना है किसको, मौलिक अधिकार को। वो बाद में था कि फिर क्या किया सरकार ने, फर्स्ट अमेंडमेंट से 15 क्लॉज 4 को ऐड कर दिया कि भाई SC/ST को रिजर्वेशन दिया जा सकता है एंड इट विल नॉट बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 15। ओके, और फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है। देन एक केस हुआ 1951 की बात है, शंकरी प्रसाद केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस 1951। लेकिन फिर बाद में फिर पिक्चर चेंज हुई। 1967 में गोलकनाथ केस होता है, उसमें बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकता है, कुछ भी हो जाए। पार्लियामेंट ने बोला अच्छा, पार्लियामेंट उस समय क्योंकि इंदिरा गांधी जी थी तो पार्लियामेंट रिटालिएट किया। रिटालिएट कैसे किया, 24th अमेंडमेंट करके और बोला ठीक है पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया कि भाई फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है भाई पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट ने अगला अमेंडमेंट किया, दोनों 1971 में हुए थे, ठीक है, 1971 में, क्योंकि अब वो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट में, इसलिए पार्लियामेंट ने अब किया। ठीक है, पहले तो खुद को पावर दी और फिर उसका यूज़ किया कि भाई नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट 39B and C शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31। यानी कि जब पार्लियामेंट 39B और C डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना जाएगा, बी में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सी में क्या था, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तब आर्टिकल 14, 19 और 31 आड़े नहीं आएंगे। 31 तब फंडामेंटल राइट ही था, वो तो 1978 में हटा था। क्लियर, यानी कि 2 डीपीएसपी को 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राथमिकता दे दी गई। फिर आता 1973 1973 का केशवानंदा भारती केस। और एक चीज़ और, 25th अमेंडमेंट से एक्चुअल में ये आर्टिकल नंबर 31C जोड़ा गया था, जिसके तहत ये चीज़ बोली गई थी। ये जो चीज़ बोली गई
ये था उसका पहला क्लॉज, और दूसरे क्लॉज में बोला गया था कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है इस चीज़ को, जुडिशरी इस चीज़ को रिव्यू नहीं कर सकती है। 31 का क्लॉज ए और क्लॉज बी, ये मैं आई थिंक आपको बता चुका हूँ, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। राइट, फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया था। देन 31B में बोला था सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कि उन्होंने 9 शेड्यूल में ऐसा बोल दिया था कि 9 शेड्यूल में कोई भी चीज़ डालेंगे उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। वो बाद में IR कोयलो केस हुआ 2007 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, 1973 से पहले जो तुमने जोड़ लिया, ऐड कर लिया, सो कर लिया, उसमें हम नहीं रिव्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद का किया जा सकता है। IR कोयलो केस 2007 में हुआ था, लेकिन 1973 की बात हो क्यों कर रहा था, क्योंकि 1973 में एक केस हुआ, केशव नंदा भारती केस। इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने बोला कि ठीक है, पार्लियामेंट जो तुम्हें बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो, वेल एंड गुड, 24th अमेंडमेंट को थम्स अप है, 25th को भी थम्स अप है, लेकिन उसके सिर्फ पहले क्लॉज को, दूसरे को नहीं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। संविधान पार्लियामेंट ने पूछा बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या होता है, हमने तो नहीं देखा आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखा हमने भी नहीं, लेकिन आज ही इसको पैदा कर दिया हमने। यानी कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है, संविधान का मूल ढांचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि ठीक है तुम सब कुछ अमेंड कर लेना। लेकिन अगर तुमको सब कुछ अमेंड करने की पावर दे दी तो तुम सब कुछ ही अमेंड कर दोगे और पूरे संविधान को ही पलट के रख दोगे, और जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फोर फादर्स ने बनाया था, वैसा तुम छोड़ोगे नहीं। तो इसलिए संविधान की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू, ये क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यू कैन नॉट डू एनी थिंग विद इट, वो है तो है, आप उसको नहीं छीन सकते हो। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये होता है जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। देन फाइनली क्या किया, फाइनली पार्लियामेंट ने फिर रिटालिएट किया, फिर इंदिरा गांधी ने रिटालिएट किया कि अब हम 39B और C नहीं, हम कोई भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, और वो 14, 19 और 31, रिमेंबर 31 अभी भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 1973 के आसपास की बात चल रही है। तो हम अब 39B C नहीं, कोई भी DPSP इम्प्लीमेंट करने जाएंगे और ये आड़े नहीं आने चाहिए। ठीक, मिनर्वा मिल केस वॉज द फाइनल वन, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो इधर, फालतू के चूहे बिल्ली का खेल खत्म करो, फंडामेंटल राइट ना तो ऊपर है ना तो DPSP ऊपर है, ठीक है, दोनों जो है बैलेंस में चलेंगे, बिकॉज हमारा संविधान दोनों के बैलेंस में बनता है। तो फाइनली कहाँ ये केस था आपका चंपकम वाला, जहाँ पे बोला था फंडामेंटल राइट ऊपर है, ठीक है, फिर मिनर्वा मिल में हम खत्म हुए कि दोनों बैलेंस में, और याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना है मिनर्वा मिल वाला, कि ये दोनों बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं। ये केस 1980 का है, 1980 का, ठीक, खत्म होता ही है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से बोरो किए हैं, USSR से, USSR से इनको बोरो किया है। ओरिजिनली ये पार्ट नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बाद में कमेटी का गठन किया गया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया, जिसमें कि 3 को हटा दिया गया, 5 को लिया गया। 5 को लिया गया सरदार स्वर्ण सिंह, और 5 गवर्नमेंट ने अपने आप से ऐड करी, यानी टोटल 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। देन लेटर ऑनवर्ड्स 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था बाय द 86th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, अब ध्यान ये रखना है कि ये जो 10 ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है, ये कहाँ ऐड करी गई थी, तो ये ऐड करी गई थी पार्ट नंबर 4A में, ठीक है। पार्ट 4 था DPSP, पार्ट 5 पहले बन चुका था, ठीक है, बिकॉज ओरिजिनली ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो बीच में फिर हमने ऐड किया पार्ट 4A, और आर्टिकल था ये आर्टिकल नंबर 51A, क्लियर, पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A। इसमें टोटल 10 ड्यूटीज़ ऐड करी गई 42nd अमेंडमेंट से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं। बाद में लेटर ऑनवर्ड्स 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, किससे, आर्टिकल 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से लिखा हुआ है, ठीक है, 51K। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स को नहीं लगती हैं ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो ये जो हमने बेसिक्स देखे, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन से क्लॉज में कौन सी ड्यूटी, यानी 51A एक ही आर्टिकल है जिसमें सारी 11 ड्यूटीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन कौन से नंबर में कौन सी, यानी 5वें नंबर पे कौन सी है, 51A क्लॉज B में कौन सी है, F में कौन सी है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो क्लॉज
51 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी कि संविधान के हिसाब से चलना है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ए से अबाइड याद हो गया, ए से एंथम याद हो गया। 51 ए क्लॉज सब क्लॉज बी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो वो आइडियल्स पे चलना है, नोबल आइडियल्स पे जिसने कि हमारे नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर किया। ठीक है, तो बी से याद रखना है आपको बापू या फिर भगत सिंह, बी से याद रखना है आपको बापू या भगत सिंह, तो उनके जो आइडियल्स हैं उस पर हमें चलना है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री, यानी कि देश के संप्रभुता, एकता और अखंडता को अपहोल्ड करना है, उसकी रक्षा करनी है। तो सी का मतलब होता है, सी का अल्फाबेटिकल पोजीशन 3 होता है जो आप रीजनिंग में करते रहते हो, उसमें 3 चीज़ें हैं, सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। 51 ए सब क्लॉज डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि भारत देश की रक्षा करनी और जब भी देश की को ज़रूरत पड़े आपकी तो उसकी सर्विस के लिए हमेशा तत्पर रहना है, तो डी से डिफेंड। 51 ए सब क्लॉज ई का मतलब होता है, ई का मतलब 5 होता है, पांचों उंगलियां जब साथ रहेंगी तो उससे भाईचारा बढ़ेगा, तो टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, भाईचारा करना है। और इसी में एक और ड्यूटी दी गई है एंड दैट इज़ कि वो प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना है, त्यागना है, छोड़ना है जो डेरोगेटरी हो सकती हैं वेमेन की डिग्निटी के लिए। ठीक है, तो वो हमें हरकतें छोड़नी हैं जो वेमेन की डिग्निटी को कम करे। ई से इक्वालिटी याद रखो, और इक्वालिटी की जब बात आती है तो वेमेन की बात आती है, राइट, तो कॉमन ब्रदरहुड एंड वेमेन। एफ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, अपने जो फोर्ट वगैरह हैं, जो किले वगैरह हैं, है ना, तो एफ से फोर्ट याद कर लो, तो उस वहाँ पर कंपोजिट कल्चर के बारे में दिया है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जी से याद रखो ग्रीनरी, हरियाली, हरियाली कहाँ होती है, हरियाली होती है नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ऐसा नहीं कि किसी जानवर को देखा को मार डाला। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है, कंपैशन रखना है, उनके प्रति भी एम्पैथी रखनी है। देन जी के बाद आते हैं एच में, हमें रखना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, पगलों जैसी हरकतें हमें ना करनी चाहिए कि जहाँ हंसना नहीं है वहाँ हंस रहे हैं, बेसिक सिविक सेंस नहीं है, रेलवे के दरवाजे तोड़ रहे हैं, जहाँ मन आया वहाँ थूक दिए, ये सब हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर रखना है थोड़ा सा। और ह्यूमनिज्म, तो एच से ह्यूमनिज्म याद रख सकते हो, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी ने कुछ भी बोला, अब बस किसी ने बोला कि जो है जाके राम मंदिर के 20 चक्कर लगा लो, जाके एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जाके लगाया है लेकिन अपनी श्रद्धा के प्रति से लगाया है, ऐसा नहीं कि ना कुछ सोच, भाई उससे पूछो भी तो जो बोल रहा है, लॉजिक क्या है इस बात का, वो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए चीज़ों को। कोई किसी ने कुछ भी चीज़, नहीं तो इससे होगा क्या, नहीं अगर क्वेश्चन करोगे तो अगर कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन फीड करेगा, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन भी होगी तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे और उससे हमारी सोसाइटी को डैमेज होगा अल्टीमेटली। ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था राम मंदिर वाला, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, लेकिन वो तो खैर यहाँ पे जो रखा गया है वो फेक न्यूज़ और ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको लेके है कि भाई आपको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म रखना है कि भाई अगर कोई कुछ चीज़ पूछ रहा है तो उसका क्या लॉजिक है। ठीक है, 51 ए सब क्लॉज आई टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, आई का मतलब कैसे हमने याद किया था, एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा गांधी जी का कहना था, और गांधी जी किस पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे, कि भाई वायलेंस नहीं करना है, एब्जॉर्व करना है, उसको छोड़ना है। ठीक है, 51 ए सब क्लॉज जे 10वें नंबर की है, तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव लेवल पे भी, सो दैट हमारा नेशन जो है वो आगे बढ़ सके, हमारी कंट्री आगे बढ़ सके। याद कैसे रखना है, जैसे जडेजा जो है, अब आपने देखा कल भले इंडिया मैच हार गई लेकिन जडेजा की बॉलिंग देखी, काफ़ी सही करी थी वो, तो एक कैच भी छूटा, ऋषभ पंत मतलब काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी है ना। तो जडेजा बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं जडेजा, है ना। तो जडेजा जो है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरफ से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक्सीलेंस की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, 51 ए के की अगर बात करेंगे तो ये लास्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है विच वॉज एडेड थ्रू दी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002, जिसको ऐड किया गया था। और इसमें जो है ये बोला गया, गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि जो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, जो या फिर जो आपका जो भी उनके गार्जियन हो चाहे वार्ड हो, उनको
क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल तक के बीच में है। तो ये लास्ट ड्यूटी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ऐड किया गया था। तो ये हमारी ड्यूटीज़ होती हैं ख़त्म। नाउ फाइनली 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एंड दैट इज़ की पार्ट नंबर 4A इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, दैट मीन्स कि ये आपकी वाद योग्य नहीं है। ठीक है, बट दे आर enforceable by a suitable legislation or by a suitable law. For example, there was a committee named Justice Verma Committee formed in 2011, Justice Verma Committee. इसने आइडेंटिफाई किए, इट आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन लीगल प्रोविजंस विच कैन बी यूज्ड टू एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी मैंने बताया तीन रिकमेंडेशन नहीं लिए गए थे, जिनमें कि एक रिकमेंडेशन इनका ये था कि ये जस्टिसेबल होनी चाहिए, अगर कोई फॉलो ना करे तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए, ये इसको अपनाया नहीं है। और तीसरी चीज़, टैक्स भरना ड्यूटी होनी चाहिए, जिसको अपना जो है नहीं गवर्नमेंट ने लिया। ओके, लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए, जैसे कि प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, जिसके तहत इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में लिखा है कि अगर कोई नेशनल एंथम या फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट किया तो उसको इतनी सज़ा होगी। तो उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर इसका यूज़ करके हम पहली वाली ड्यूटी को वो क्या कर सकते हैं, उसको इंश्योर कर सकते हैं। तो वो अपने आप में इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉ एग्जिस्ट करता है एक इसी तरह का, तो वो अब इस रूट के थ्रू इन्फोर्सिएबल है। ये है मतलब एनफोर्सिएबल बाय ए सूटेबल लेजिस्लेशन, लॉ बना हुआ है, अपने आप में नहीं। टू डिफेंड द कंट्री अंडर द नेशनल सर्विस वन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो अगर मान लो तुम डिफेंड में नहीं आया कंट्री के, कल को कुछ वॉर वगैरह हो गया, ऐसा नहीं कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आए क्यों नहीं। ठीक है, कंपोजिट रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। हेरिटेज जो है हमारे, हेरिटेज में जाके ये सब हरकतें नहीं करनी है। हेरिटेज में जाके ऐसा नहीं कि जहाँ कोना दिखा वहीं, तो ये सब हरकतें नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं कि तुम ये अगर कर दोगे तो तुमको एकदम जेल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको लेके लॉ बना दिया गया तो फिर ज़रूर हो जाएगी। जैसे कि एक UAPA एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, ज़रूर आपने सुना होगा UAPA का नाम। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं देशद्रोही टाइप की, जिनको लगता है तो उनको धर दिया जाता है जेल में। तो उससे किस ड्यूटी को इंश्योर किया जा रहा है, इसको, क्योंकि वो लोग सॉवरेंटी को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुँचा रहे हैं। ठीक है, देन एक है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। इससे हम किसको कर रहे होंगे, इसको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये है कि अगर आपने किसी को जीव जंतु को, उसमें क्या है कि डिफरेंट शेड्यूल्स बने हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, कि इसको अगर मारोगे तो इतनी जेल होगी, इसको मारोगे तो 30 साल की जेल होगी। तो अगर आपने अब कंपैशन नहीं दिखाया लिविंग क्रिएचर्स को, ठीक है, अगर आप नहीं दिखाया कंपैशन, तो फिर तुमको जेल हो जाए, क्योंकि देयर इज़ अ सूटेबल लेजिस्लेशन। तो ही आइडेंटिफाइड द सर्टेन लेजिस्लेशन जिनका यूज़ किया जा सकता है। ऐसे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी है, RP ऑफ 1951, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ इधर उधर। ठीक है, अब पेपर में आ जाएगा कि कब का एक्ट है, फिर हम बोलेंगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं था। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ही CGL मेन से पहले मैंने माइंड मैप से रिवीजन करवाया था। ठीक है, ऐसे एक कोई था बुक, किसका था, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब आई थिंक था। ठीक है, BC वोरा का सब करवाया हुआ। नहीं तो पढ़ाया ही नहीं, तो पढ़ाया नहीं, रोते रहना फिर। ठीक है, तो अभी देख लो ढंग से आंखें खोल के, नहीं कि नींद के आगोश में बैठे हुए हैं, बस चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बस सुन रहे हैं बस, और पेपर देख के आएंगे तो नहीं आया, नहीं आया, नहीं भाई आया नहीं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो आया उसको तुम अगर बोलोगे तो फिर गुस्सा लगती है। ठीक है, नहीं आया वो ठीक है कि भाई चलो नहीं आया तो ये सारी चीज़ें कमी रह गई, लेकिन अगर आया हुआ जब गलत करके आते हो ना फिर बोलते हो तो फिर गुस्सा लगती है। तो नींद के आगोश से जागो, और जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो RPA है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये 1951 का है, 1951 का। ठीक है, तो कुछ इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इन्होंने बोला कि भाई बच्चों को सिखानी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, कहाँ पे, स्कूलों में, सो दैट कि वो भी फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो कर सकें। तो यहाँ पर होता है हमारा ख़त्म पूरा फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य सारे ख़त्म होते हैं। और ये कमेटी कब बनी थी ये भी लिख लो, 1999 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी ख़त्म। और ये आपका हिंदी में, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, छोटे बच्चे के पास जाना है और लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस लगाने एंड कमेंट बताने कि आपने कितना स्कोर किया। ऑलराइट, और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मेगा मॉक टेस्ट है, उसके लिए तैयार रहिएगा, MMM। ठीक है, ये आपका सैटरडे को होगा, दैट इज़ इसी सैटरडे को 28 को। तो तैयार रहिएगा, इसको एज अ रियल एग्ज़ाम के तौर पे दीजिएगा। ठीक है, मेगा मॉक टेस्ट को कोई मिस नहीं करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।